बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब खान। आप देख रहे हैं एक्सप्लोर कश्मीर। और मकबूजा कश्मीर में बढ़ती हुई जारियत और ऐसी सूरत हाल में जो कश्मीरी अवाम की जो तहरीक आज़ादी में बढ़ती हुई मकबूलियत है और पूरी दुनिया की तवज्जो अब मकबूजा कश्मीर पे लगी हुई है। और दुनिया अब सोचने में मजबूर होती जा रही है कि अगर कश्मीर का मसला हल नहीं होता तो इस खित्ते का जो अमन है वो ख़तरे से दो चार हो सकता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जो काविशें हैं, कोशिशें हैं आलमी सतह पे, उस पर भी बात करेंगे। और आज़ाद कश्मीर में आइंदा आने वाले इंतखाबात पे भी बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर को रोल मॉडल कैसे बनाया जा सकता है, तामीर व तरक्की कैसे की जा सकती है कि वहाँ डिवेलपमेंट करके आज़ाद कश्मीर के नौजवानों को जिनकी नज़रें आइंदा आने वाले इलेक्शन पे लगी हुई हैं उनको रोज़गार कैसे दिया जा सकता है। आज हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है डॉक्टर सरदार मोहम्मद कलीम खान साहब, जिनका तल्लुक़ जमात इस्लामी से हाल ही में आपने जमात इस्लामी को ज्वाइन किया है। आपको प्रोग्राम में खुश आमदेद। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अमीन चुगताई साहब, आप PTI आज़ाद कश्मीर के रहनुमा हैं। डॉक्टर साहब, आपसे मैं आगाज़ करूँगा कि जो सूरत हाल बनती जा रही है, मकबूजा कश्मीर में बढ़ती हुई जारियत है, दुनिया की नज़रें अब वहाँ मरकूज़ हैं मकबूजा कश्मीर में, आप कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कश्मीर एक बर्निंग इशू है, फ्लैश पॉइंट है उसमें। इसको काफ़ी डेलिबरेटली इग्नोर किया जाता रहा कि इसको एक बायलैटरल मसले के तौर पे रखा जाए। शिमला माहदे के बाद बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान ने इसको इस तरीके से एक्सप्लॉइट किया कि वो फ़रार हासिल करे जो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कमिटमेंट की हुई है। ठीक है। लेकिन रीजन के अंदर जितनी भी सिक्योरिटी थ्रेट्स ओवर द लास्ट 3 डेकेड्स हैं, उसमें किसी न किसी तरीके से ये नहीं हो सका, इसको ये कश्मीरियों ने यह मसला ज़िंदा रखा, बजाते ख़ुद मसला ज़िंदा रखा। हुकूमत पाकिस्तान ने मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ रफ्तार से इसको कहीं ना कहीं इस इंटरनेशनल इशू पे फोरम पे अलाइव रखा। ठीक है। पिछले एक डेकेड से जो वहाँ बर्बरियत का हो रहा है, वो जो इंडिजिनस नौजवान जो हैं, वो नौजवान जिसने अपने घर बार जलते देखे, वो आज इस वक्त 15-20 साल के नौजवान हैं जिन्होंने ये तहरीक अपने तहीं ले ली है। इस वक्त के देखें ना, 8 लाख की आर्मी है, बॉर्डर सीज हैं सारे के सारे, अभी वो लोग भी बंद किए हुए हैं, सारे के सारे नहते ख्वातीन बच्चे। लेकिन इसके बावजूद वहाँ बहुत बड़ा इंडियन फोर्सेज जो है इनको बहुत बड़ी रिजेंटमेंट हो रही है। अब जब अमेरिका निकल रहा है रीजन से, ठीक है, तो फिर पीछे माई बाप तो कोई नहीं रहा हिंदुस्तान का। जी। मुल्क के अंदर भी मोदी जैसा लोग उनको मिल के, जिसने अंदर भी एक ऐसा एथनिक मामला शुरू कर दिया अक़लियतों के साथ। ठीक है। मैं नहीं समझता कि मकबूजा कश्मीर ज़्यादा देर तक एट द हेल्म ऑफ अफेयर रखा जा सकता है। और वो सुबह आज़ादी तुलू होने वाली है। वो बिल्कुल, ये सुबह आज़ादी तुलू होने वाली है। लेकिन चुगताई साहब, आप इस सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर में जिस तरीके से नौजवानों को शहीद किया जा रहा है, उनको घरों से उठा के जेलों में बंद किया जा रहा है, तो आप इंजाम फिर क्या देख रहे हैं हिंदुस्तान का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ी बात यह है जी कि आजकल आज यूनाइटेड नेशन जिन्होंने इंडिया खुद जाके उधर उसने अपनी करारदाद पेश की थी, और यूनाइटेड नेशन आज दिन तक उसके हवाले से कोई अपना रोल अदा नहीं कर सका। ठीक है। और आप देखें कि इंडिया में ये मोदी सरकार की वजह से 370 और 35 जो इसके साथ जाती हुई है वो ख़त्म किया। हमारा वो जो कश्मीरियों के हकूक़ है उनको बिल्कुल इन्होंने ख़त्म कर दिया। आज कश्मीरियों कसम पुरसी की हालत में वहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। औरतों को रेप किया जा रहा है, बच्चों को पैलेट गन से ब्लाइंड किया जा रहा है, नौजवानों को शहीद किया जा रहा है, नौजवानों को क्या कहते हैं कि जो जवान औरतें हैं, बेवा औरतें, मसलन ऐसी औरतें शहीद किया जा रहा है, और फिर रेप किया जा रहा है, और फिर औरतों को पता नहीं है कि उनके खावंद कहाँ है। ठीक है। इतनी बड़ी जाती हो रही है। और मैं समझता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा का जो रोल है वो सामने नज़र नहीं आ रहा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इस वक्त तक हमारे मुल्क में आज दिन तक, ठीक है, अगर किसी ने कश्मीर पे आवाज़ उठाई है तो वो हमारे कायद इमरान खान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में जाके जो कश्मीर के हवाले से स्पीच की और वर्ल्ड को नॉलेज दिया, वर्ल्ड को आगाही की कि कश्मीर है क्या, बर्निंग इशू क्या है। तो हमारे कायद ने अल्लाह के फजल करम से बहुत अच्छा इस स्टेप उठाया था। और आज भी वो कश्मीरियों के सफ़ीर बन के कश्मीर के लिए काम कर, जहाँ जहाँ भी उनको मौका मिलता है, जिस मुल्क में भी वो जाते हैं, कश्मीर इशू को पहले वो हाईलाइट करते हैं। और हमें इस चीज़ की खुशी है और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा अपना कोई रोल अदा करे जी, तो ये इशू जो बर्निंग इशू बिल्कुल है, हल हो सकता है। डॉक्टर साहब, जो वज़ीर आज़म की बात इन्होंने की कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जिस तरह आलम इस्लाम को एक पेज पे लाना चाहते हैं, इस्लामोफोबिया की
वो बात कर रहे हैं कि किस तरीके से इस चीज़ को एड्रेस किया जाए, और कश्मीर को भी साथ ले के चल रहे हैं कि मसला कश्मीर हल नहीं होता है तो फिर दुनिया की तबाही का ये सबब बन सकता है। आप क्या कहते हैं? देखिए, इस्लामिक ब्लॉक जो है, मतलब 56 इस्लामिक कंट्रीज़ हैं और 1 अरब से ज़्यादा मुसलमान दुनिया में बसते हैं। अगर वो किसी एक प्लेटफॉर्म पे, जैसे OIC है, जैसे अरब लीग थी, जैसे और बहुत से जो ऐसे मुल्क हैं जिनमें इस्लामिक ममालिक मौजूद हैं, ठीक है। ये इनिशिएटिव हमेशा पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास रहा है, इससे पहले भी हुकूमतों ने किसी न किसी अंदाज में। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने जब UN में तकरीर की, नो डाउट के पहली दफ़ा 2 इशू पे वो बोले, बड़े स्ट्रांगली बोले। ठीक है। एक तो उन्होंने लोगों को ये बावर कराया कि जी हम एक न्यूक्लियर पावर हैं और वी आर लेफ्ट विद नो ऑप्शन बट टू रिएक्ट। तो जब एक न्यूक्लियर रिएक्शन होगा तो सारी दुनिया उसके लपेट में आ जाएगी। फिर उन्होंने वहाँ नामूस रसालत के हवाले से बड़ा क्लियर स्टैंड लिया, कश्मीर के हवाले से बड़ा क्लियर स्टैंड लिया, लेकिन फॉलो अप नहीं है। बुनियादी जो मकसद है उनकी टीम में फॉलो अप नहीं है। ठीक है। अब जब किसी चीज़ में फॉलो अप नहीं हो तो लीडर क्या कर सकता है? अब फॉलो अप के लिए एक पूरा मोबिलाइज करना चाहिए इनको, कश्मीरियों को बेसिकली फ्रंट फुट पे लाना चाहिए, जो कि कश्मीरी एक फ़रीक है ना, बुनियादी फ़रीक हैं जो मुतासरीन में से। हमने अपने तय ये भी सुजेस्ट किया था कि आप जितने भी आपके फॉरेन मिशन हैं, ठीक है, उनमें कश्मीरियों को जो इनके पॉलिटिकल अटैचीज़ हैं इनको वहाँ लाएँ ताकि ये लोग उसको हाईलाइट कर सकें, मसले को दर्द के साथ कर सकें। अभी जो प्राइम मिनिस्टर ने स्टैंड लिया है कि सबसे पहले तो लोगों को ये बताने की ज़रूरत है कि भाई प्रॉब्लम कहाँ है। ठीक है। इंडिया की पिछले हमारी कमज़ोरी की वजह से बाई वन वे और दी अदर बड़ी एग्रेसिव उनकी कैंपेन रही, और दे हैव बीन प्रूविंग ओवर द लास्ट मैनी ईयर्स कि जनाब टेररिज्म का हम टेररिज्म का शिकार हम हैं, तो हमें उसने लेकिन आप ये नहीं समझते कि आलमी सतह पे वो एक्सपोज भी हुआ है? अभी एक्सपोज है, कितना एक्सपोज प्राइम मिनिस्टर की तकरीर के बाद, और प्राइम मिनिस्टर ने जब उसको लिया, मोदी का एक फैशिस्ट तंजीम है RSS, उसको जब एक्सपोज किया, और अभी जो वो यूरोपियन डिसइंफो लैब जब एक्सपोज हुई, ये बहुत सी चीज़ें किसी ने काम शुरू किया तो ना, देखे ना, वो कहते हैं द ओनली वे टू स्टार्ट इज टू स्टार्ट। ठीक है। अगर यही स्टांस अगर काउंटर जो अटैक्स हैं उनके ऊपर, अगर ये आज से 15-20 साल पहले होते तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। ये आज लिया गया, प्राइम मिनिस्टर के पास 5 साल हैं, तो इसमें क्या कर सकेगा? ये एक फॉलो अप होना चाहिए। बिल्कुल ये फॉलो अप तो होना चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर से भी अब आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि मोदी जो कुछ कर रहा है हिंदुस्तान देखिए बहुत बैकफुट, मैं आपको बताऊँ, बहुत बैकफुट पे चला गया, बहुत बैकफुट पे चला गया इंटरनेशनल के उस पर, कम्युनिटी के अंदर भी, और उसके रिएक्शन के तौर पर जो उसने और ज़्यादा एडिंग फ्यूल टू द फायर किया कि वो मुसलमानों के खिलाफ एक बहुत बड़ी, खाली मुसलमान नहीं, दलित हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख्स हैं, उनके खिलाफ सारा कर दिया मसला। काम आसान हो गया। इस वक्त ये जो ही इज़ बेगिंग फॉर द सीज फायर, देखो ना, ये एक टेक्निक है। ठीक है कि पीस को जाते हुए तमाम रास्ते वो सपोर्ट, बात इस्लामी सपोर्ट करती है, तमाम रास्ते जो अमन की तरफ जाते हैं, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कश्मीरीज, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डिवीजन्स, के आप कश्मीर को तकसीम करने के फार्मूले को लेकर तो आप कहेंगे सीज फायर। प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा ठीक कहा कि भाई 370 और 35A को रिपील करो, उसके बाद जाके बात होगी। तो मेरे ख्याल से उनको ये समझ आ गई, इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी समझ आ गई कि अमन के सारे रास्ते कश्मीर से होके जाते हैं। बिल्कुल सही, अमन के सारे रास्ते कश्मीर से होके जाते हैं, लेकिन अगर हिंदुस्तान कश्मीर में अमन नहीं आने देता तो फिर हिंदुस्तान का अपना फ्यूचर क्या हो सकता है? अमीन चुगताई साहब, वहाँ मुख्तलिफ तहरीकों ने जन्म लिया हुआ है। देखिए जी, इस वक्त जैसे कि आप देख रहे हैं कि इंडिया एक बर्निंग इशू है, वहाँ पे अकलीतों के साथ जो जातियाँ हो रही हैं, हिंदू, जैसे कि अभी इन्होंने कहा है, हिंदू जो लो ज़ात के हिंदू हैं, अपनी वो उनके हिंदू ज़ात के जो कम लो कास्ट है उसके साथ, ईसाइयों के साथ, मुसलमानों के साथ, सिखों के साथ, यानी कि पारसी जो भी हैं उनके साथ इतनी बड़ी ज़ाती हो रही है। और मैं समझता हूँ कि अगर ये चीज़ें ख़त्म ना की गई तो इंडिया इटसेल्फ वो इस वक्त बहुत पीछे चला गया है, और अक़वाम आलम इस चीज़ को देख रहा है, और उन्होंने इस चीज़ पे इसको वार्निंग भी दी है कि आप अपना किबला दुरुस्त करें। और इंडिया को, जो मैं समझता हूँ कि इंडिया एक ऐसा फ्लैश पॉइंट अब हो गया है कि अगर वहाँ अमन और ये चीज़ें ख़त्म ना हुई तो ये वर्ल्ड वार की तरफ एक दूसरा कदम जा रहा है कि मैं समझता हूँ कि शायद हो सकता है दुनिया का अमन इससे तबाह हो जाएगा और वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकती है। दुनिया का अमन के हवाले से आप क्या समझते हैं कि दुनिया ये महसूस कर रही है कि अमन तबाह हो सकता है, और फिर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आवाज़ें उठ रही हैं? बरतानिया के जो पार्लियामेंट है वहाँ मसला कश्मीर पे डिबेट होती है,
तो आप क्या समझते हैं कि दुनिया अब इस तरफ तवज्जो दे रही है? देखिए, डेमोक्रेटिक फोर्सेस जहाँ भी हैं वो तो अमन चाहती है, ठीक है। लेकिन अमन के साथ मशरक़ में और हम में और मगरब में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि उनके तमाम ताल्लुकात जो हैं वो इकनॉमिक कॉरिडोर से जाते हैं, ठीक कि जब तक जहाँ उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है तो उनको बाकी इंसानी हकूक़ या ये चीज़ें सेकेंडरी स्टेज के ऊपर हैं। इस वक्त सबसे बड़ा थ्रेट जो है वो इकोनॉमी का है। इंडिया में जो सबसे बड़ा आप देखें इस वक्त प्रॉब्लम सबसे बड़ा वो इकोनॉमी का थ्रेट है। ठीक है। अब ये एक ट्विस्टिंग पॉइंट है कि अब उन्होंने ये महसूस करना शुरू किया कि नहीं, इनको नेगोशिएशन टेबल पे लाना चाहिए और अमन होना चाहिए। ठीक है। मेरे घर में अमन नहीं है तो मुझे क्या दिलचस्पी है दुनिया में अमन है या दुनिया में अमन नहीं है। ऐसे ही है। देखिए ना, अगर मेरे घर को आग लगे तो मुझे उससे क्या दिलचस्पी है कि न्यूक्लियर के आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। अभी जो कश्मीरी वहाँ लड़ रहे हैं, ये जो आपका 70 साल से 75 साल से आपने सप्रेस किया लोगों को, कभी ना किसी नाम से आके मार के, उसके बाद वो जो नस्ल पूरी की पूरी एक जंग की हालत में हुई, दे विल नॉट लेट देम इन पीस, बट जब तक कि वहाँ पीस अमन नहीं होता। अब वहाँ जाके आपने बागात काट दिए हमारे, आपने हमारे घर जला दिए, हमारी इमलाक कर दी, लोगों को बाहर निकाल दिया, दुकानें लगी लगाई छीन ली, ठीक है। तो फिर अमन कैसे होगा? एक तो लोकल, दूसरा उसका इम्पैक्ट पूरे हिंदुस्तान के अंदर, तीसरा उसका इम्पैक्ट वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर जो पड़ा। मेरे ख्याल से ज़्यादा देर नहीं बर्दाश्त कर सकते। जब आप एक्सपोर्ट बंद हो जाएंगी, इंपोर्ट्स उनकी बंद हो जाएंगी, मैन्युफैक्चरिंग के लोगों से बड़े शिफ्ट हो रहे हैं वहाँ से, ठीक है। तो मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान के लोग जो हैं, पता नहीं क्यों उन्होंने आंखें बंद की हुई हैं कि इस आदमी को, जो हिंदुस्तान का दुश्मन है असली, ये ठीक बात है कि इसको क्यों इतना दिया हुआ है। देखिए, एक मुल्क की इकोनॉमी जब तबाह हो गई, यू नीड ए लॉट ऑफ टाइम टू रीबिल्ड, लोगों के ताल्लुकात करना। इस वक्त पाकिस्तान को बुनियादी तौर पर एक तो ये फ्रंट है जिसके ऊपर हम सफारती माज है जिसके ऊपर लड़ रहे हैं। कश्मीरी वहाँ जो मतलब है निहत्ते कश्मीरी हैं जो रिटेलिएशन में अस्करियत की तरफ जा रहे हैं। अब इस वक्त पाकिस्तान को इकोनॉमिकल फ्रंट जो है उसके ऊपर वो स्पेस गेन करना चाहिए जो मार्केट खाली हो रही है। ठीक है। मेरा नहीं ख्याल कि आपकी इकोनॉमी भी कोलैप्स हो, आपकी फ़ौज के मोराल भी ये हों कि वो खुदकुशियाँ करते फिरते हैं। ऐसे ही। दूसरी बात यह है कि आपको रिजेंटमेंट में इतनी हो कि 9 लाख फ़ौज और बॉर्डर सील करने के बावजूद कश्मीर में आप नहीं चल सकते। ये ज़्यादा देर नहीं, यही वजह है इस बेगिंग फॉर दी। आप कहते हैं जी सीज़ फायर करें, आप सीज़ फायर तो तुम मदाखलत करते हो, हम तो डिफेंस में बात करते हैं। बिल्कुल सही है। ज़्यादा देर चलने वाली राशिद साहब ये मुझे नहीं नज़र आती है। लेकिन चुगताई साहब, जो डॉक्टर साहब ने फरमाया कि वहाँ फौजी जो है ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, वो मुकाबला नहीं कर सकते कश्मीरी अवाम के साथ। आप देखें कि माशी लिहाज से उनको कश्मीरियों को कमज़ोर किया जा रहा है, बागात काटे जा रहे हैं, फसलें उनकी तबाह की जा रही हैं, और जो आबादकारी का सिलसिला है, जो उनकी सोच है कि हम यहाँ अक़लियत को बदलेंगे, क्या आप समझते हैं कि वो फिर कामयाब हो सकते हैं? लेकिन ये बात ये है कि इस वक्त वहाँ कश्मीर में जो कुछ हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया जानती है, मगर उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे, इसलिए कि वहाँ सब मुसलमानों के साथ, ये जातियाँ मुसलमानों के साथ हो रही हैं। ठीक है। और अगर यही जाति अगर कहीं किसी ईसाई के साथ या किसी दूसरे मज़हब के लोगों के साथ होती तो ये पूरी अक़वाम आलम जो है वो आवाज़ आती हो रही है, मगर कश्मीरियों के लिए या मुसलमानों के लिए ये आवाज़ें बिल्कुल बंद हैं थ्रू आउट। और मैं समझता हूँ जी कि अगर उन्होंने वहाँ आबादकारी की जो कि लीगली वहाँ वो आबाद नहीं कर सकते, ठीक है। अगर उन्होंने वहाँ आबादकारी की तो वहाँ खाना जंगी शुरू हो जाएगी। वहाँ जो लोकल लोग रहते हैं जिनकी ज़मीनों पे वो कब्जा करेंगे, जिनके बागात काट रहे हैं, जिनकी फसलें काट रहे हैं, जिनके साथ जातियाँ हो रही हैं, जिनके बच्चों के साथ जातियाँ हो रही हैं, वो बर्दाश्त करेंगे? मैं समझता हूँ कि वहाँ खाना जंगी अंदरूनी खाना, इस वक्त तो फौज उधर बैठी हुई है, फौज बेबस है तो लोग बेबस, हाँ, और लोग फिर भी निकल रहे हैं। और अब एक नई टीम निकल रही है, ठीक है। जो बच्चे हैं 19 और 20 साल के बच्चे जो हैं वो अब आ रहे हैं, वो मैदान अमल में निकल रहे हैं, वो रजाकाराना तो खौफ ही नहीं है, नहीं, उनको खौफ ही नहीं है। वो कहते हैं जी अगर हम मर गए तो शहीद, जिंदा रहे तो गाजी। तो हमारा ये इस्लाम मुसलमानों का एक अकीदा तो है कि अगर हमारे साथ हम अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसा बात हो जाती है तो हमारे शहादत की मौत है हमारे लिए, और बच्चे आ रहे हैं जी। मैं समझता हूँ कि लेकिन डॉक्टर साहब एक तरफ ये जज्बे हैं और दूसरी तरफ हिंदुस्तान ये सोच रहा है कि हम बड़े बड़े बिजनेसमैन वहाँ लेके जाएंगे और उनको ये कहेंगे कि बड़े बड़े प्लाजे बनाएं, तो फिर बिजनेसमैन जा सकता है ऐसी सूरत हाल में जहाँ आग लगी हो? कैसे जाएगा? मुझे आप बताइए कि जिस मोहल्ले में, जिस गांव में, जिस शहर में सुबह शाम रात खून की होली खेले, वहाँ तो मकामी लोग माइग्रेट कर जाते हैं।
ठीक बात। बाहर के आदमी को क्या तकलीफ है कि वो पैसे जाके वहाँ लगाए। ऐसे ही है। और पैसा जो है वो जो इस वक्त वेस्ट में है, जूश के पास है या क्रिश्चियंस के पास है या मेजॉरिटी जो लोग हैं, मुसलमान तो वहाँ जाएगा नहीं बुनियादी तौर पर। सही तो ये लोग तो बड़े फ्रेजाइल लोग होते हैं, दे आर पुलिंग आउट। जो मेन लैंड है इंडिया की उससे पुल आउट कर रहे हैं। कश्मीर में कौन जाता है? कश्मीर में टूरिस्ट नहीं जाता इस वक्त। ठीक बात है। पैसे वाले तो बड़े दूर की बात है। जिन लोगों को आप बाहर से ला के आबादकारी वहाँ कर रहे हैं, वो आरएसएस के सारे गुंडे हैं, वो सारे लोग जिनको ला, ये अगर हेल्म ऑफ द अफेयर पे बात होती, ये होता तो केजीबी की मौजूदगी में रूस कभी नहीं टूटता, नाजिज्म की वजह से जर्मनी कभी नहीं टूटता। ये नहीं हो सकता। मतलब है बिजनेसमैन को, आम आदमी को तो बिजनेसमैन को पीस ऑफ माइंड चाहिए, एब्सोल्यूट पीस ऑफ माइंड चाहिए बुनियादी तौर पर। जब तक वो नहीं होगा कोई बिजनेस कोई वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। रादर वो एक बात जो की जा रही है डॉक्टर साहब के बिजनेस इंटरेस्ट हैं दुनिया के, जिस तरह चुगताई साहब ने भी एक इशारा दिया था कि बिजनेस इंटरेस्ट की वजह से शायद कश्मीरियों के साथ इंसाफ नहीं किया। अब है नहीं ना, अब वो है नहीं। अब आप एक उठा के देखें, उनके इकोनॉमिकल ग्राफ उठा के देखें, इकोनॉमिकल इंडिकेटर उठा के देखें, अब है नहीं, वो डेफिसिट में रन कर रहे हैं। ठीक है, असला नहीं खरीद सकते वो, इसीलिए तो पुराना असला नहीं खरीद सकते। इकोनॉमी लिफ्ट अप नहीं हो रही, लोगों के रोजगार वहाँ ख़त्म हो रहे हैं, मल्टीनेशनल वहाँ से पुल आउट कर रहे हैं, चाइना सर के ऊपर जाके बैठ गया। ठीक है, मतलब क्या कोई कहने से तो बात नहीं होती ना। मैं नहीं समझता कि वहाँ कोई नया बिजनेसमैन, पुराने भी रिटर्न नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल। चौथाई साहब, बदलते हुए आलमी तनाज़र में फिर आप क्या समझते हैं कि हिंदुस्तान बढ़ता हुआ जो दबाव है आलमी सतह पे वो कबूल कर लेगा? वैसे जी इस वक्त तक तो वो अपनी ज़िद पे अड़ा हुआ है, और मोदी एक ऐसी शख्सियत है जिसका मैं समझता हूँ कि वो उसका कुछ कह ही नहीं सकते, उसका अपना तो है ही नहीं है। ठीक है। और अब हम बैनुल-अक़वामी सतह पे जो उस पर प्रेशर आ रहा है उसको चाहिए। अब मैं समझता हूँ कि कुछ हद तक वो उस प्रेशर में आ रहा है, जैसे कि पाकिस्तान के साथ वो सीज़ फायर की बात कर रहा है, अमन की बात कर रहा है। फिर वो यहाँ तक भी सुना गया है कि वो कह रहा है कि ठीक है जी, हम मिल बैठते हैं और इस मसले का कोई हल निकालते हैं। इस हद तक वो आ गया, ये प्रेशर है अक़वाम आलम का। तो मैं समझता हूँ कि अगर इसी तरह उस पर ये प्रेशर रहा तो बहुत से मामला जो हैं वो बेहतर तरीके से हल हो जाएंगे। और मसला कश्मीर की तरफ ये बैठ के जो नेगोशिएशन की बात हो रही है कि बैठ के इस मसले पे हल कर सके, मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, इमरान खान की हुकूमत रही, हमें मौका मिला तो इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की दौरे हुकूमत में ही इंशाल्लाह कश्मीर आज़ाद। बिल्कुल सही है। जिस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान फरमा रहे हैं, दुनिया को मुतवज्जो कर रहे हैं कि कश्मीर का अगर इशू हल नहीं होता तो फिर दुनिया का जो अमन है वो बर्बाद हो सकता है। अब हम आज़ाद कश्मीर के हवाले से भी बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर में जो आने वाले इंतखाबात हैं, आज़ाद कश्मीर की तामीर और तरक्की है, आज़ाद कश्मीर में बढ़ती हुई बेरोज़गारी है। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ मैं आज़ाद कश्मीर के हवाले से पूछूँगा कि जो इलेक्शन तो होने जा रहे हैं, आज़ाद कश्मीर में जो बढ़ती बेरोज़गारी है, नौजवानों की नज़रें आज़ाद कश्मीर के आइंदा आने वाले इंतखाबात पे, आप क्या समझते हैं कि ये नौजवान जो डिग्रियां हर साल ले के सिर्फ इस ताक में होते हैं कि हमें सरकारी मुलाजमतें मिल जाएं, सरकारी मुलाजमतों के अलावा भी कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है? देखें, दो चीज़ें हैं। पहली बात यह है कि आज़ाद कश्मीर में एक बात तो बड़ी खुशाइंद बात है कि हम हर 5 साल बाद है कि इलेक्शन प्रोसेस में जाते हैं, अनलाइक मकबूजा कश्मीर। ठीक है, बड़ी लोग फ्रीली अपनी एक्सरसाइज करते हैं, अपने डेमोक्रेटिक राइट एक्सरसाइज करते हैं, नुमाइंदगान आते हैं। लेकिन बदकिस्मती यह है कि पिछले मेरे ख्याल से 5-6 टेन्योर से जब से आपने वहाँ बल्दियाती इदारों को फ़ाल नहीं किया हुआ, ठीक है, तो एक माफिया अपर हाउस में चली गई, असेंबली में चली गई, जिनका काम है कानून साजी करना। ठीक है, वो कानून साजी के बजाय वो रोड साजी और पाइप साजी और ये काम कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर मेरे ख्याल से फौरी तौर पर बल्दियाती इदारे फ़ाल होने चाहिए ताकि ये जो मकामी मसाइल हैं ये मकामी गवर्नमेंट्स के पास जाएँ, और असेंबली में वो लोग जो हैं दे मैटर, वो लोग हैं जो साहिब अकल, साहिब हैसियत, साहिब इल्म लोग हों, ताकि वो इन लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके, कानून साजी करके तो रियासत के अंदर रोज़गार के गवर्नमेंट रोज़गार नहीं दे सकती। सारी दुनिया में अमेरिका पूरा ठेके पे चल रहा है, डिफेंस ठेके पे चल रहा है, करेंसी ठेके पे चल रही है, पूरे का पूरा। ठीक है, मतलब F-16 बनने वाली प्राइवेट कंपनी है, सारे जितने भी सारे मामला हैं वो फोकस कर रहे हैं किसी इंटरनेशनल उसके ऊपर, डिफेंस के ऊपर और फॉरेन अफेयर्स के ऊपर कर रहे हैं।
अब हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि कानून साजी करने के बजाय कि रोज़गार के मौके किए जाएं, वो प्राइवेटाइजेशन से होंगे। प्राइवेट सेक्टर हमेशा रोज़गार पैदा करता है, गवर्नमेंट नहीं रोज़गार पैदा करती। ठीक है। बदकिस्मती देखेंगे 24% वहाँ जो 24-25% वहाँ का जो बजट है, जो डेवलपमेंट बजट है, उसके सेफ गार्ड के लिए 17% खर्च होता है उसके ऊपर। यानी 25 रुपये बचाने के लिए 75 रुपये उस पर खर्च करें। ऐसे ही है। एक्सपेंसिव कट डाउन की बात होनी चाहिए। असेंबली में जैसे पाकिस्तान में एक है कि 25% 30% से ऊपर कैबिनेट नहीं होनी चाहिए, उस लिहाज से तो वो 4 मिनिस्टर बनते हैं टोटल के टोटल, वहाँ 22-25 मिनिस्टर। ये ओवरहेड्स जो हैं ये कट करके तो इनको इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाए। वुड इंडस्ट्री है वहाँ, मार्बल की इंडस्ट्री है, आपके प्रेशियस स्टोन की इंडस्ट्री है, ये सारे उन्होंने गवर्नमेंट क्लास उन्होंने गवर्नमेंट में रखी हुई है। जो वुड लकड़ी काट काम है, लकड़ी काट, सर लकड़ी काट के बेचते हैं। यानी डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री बना हुआ है, फर्नीचर बनता है लकड़ी से वहाँ। खत्म नहीं हो गया? नहीं, खत्म नहीं हुआ। लेकिन मतलब देखें ना कितने लोग इस एक हाउसिंग इंडस्ट्री में, आपको अगर हाउसिंग इंडस्ट्री को एक हाउसिंग इंडस्ट्री के साथ 72 डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री चलती है, 72 इंडस्ट्री चलती है, तो कितने लोग साहिब रोजगार होते हैं। ठीक बात है। तो वहाँ चूंकि ये सोच नहीं है। मेरा सलाह यूं साहब से एक दफ़ा इस हवाले से मुझे उन्होंने कहा जी हम शैडो कैबिनेट अगर बनाते हैं, मैंने कहा जी शैडो कैबिनेट बनाए जो वॉच करे। ठीक है। तो उन्होंने कहा लेट अस प्रिज्यूम कि आप शैडो कैबिनेट के मिनिस्टर फाइनेंस हो तो आप क्या करेंगे। ठीक है। मैंने बजट एनालाइज किया तो पता ये किया कि पिछले 25-30 साल से बजट एक ही तरीके से लिखा हुआ है। ऐसे ही है। मैंने पूछा जी ये एक ही प्राइम मिनिस्टर था फाइनेंस का, उन्होंने कहा नहीं, हमारा जब मिनिस्टर आता है वो महकमे की तरफ नहीं देखता, उसने देता है कि एक ठेका किसको देना है, ट्रांसफर किसको करना है, अपॉइंट किसको करना है। ये मामला लोकल गवर्नमेंट के पास जब चले जाएंगे तरक्याती, तो असेंबली में वही लोग जाएंगे जो कानून साजी करें। ऐसे ही है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चुगताई साहब, आपकी नज़र में जो आज़ाद कश्मीर में बहुत सारे मसाइल हैं, उनको काबू पाने के लिए क्या हिकमत अमली आनी चाहिए? आने वाले इंतखाबात भी हैं, आने वाली जो हुकूमत है उनको किन चैलेंजेस का सामना करना? देखिए जी, सबसे पहली बात है सर के जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है आज़ाद कश्मीर में इंतहाई करप्ट। इसने जो ये 5 साल गुजारे हैं, ना कोई तामीर तरक्की का काम हुआ है, फंड्स कहाँ गए हैं किसी को पता नहीं है, कोई काम नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला अगर PTI की हुकूमत जो इंशाल्लाह आएगी, PTI की हुकूमत आने से बहुत से मामला जो है हमारे हल होंगे, लोगों को रोज़गार के लिए मौके फराहम किए जाएंगे, जिसमें आप कह लें कि ये टूरिज़म वो हमारी फर्स्ट तरजीह होगी टूरिज़म की। और फिर और जैसा कि अभी इन्होंने कहा है कि जॉब्स क्रिएट किए जाएंगे। ठीक है। उसमें आप कह लें कि क्या उसको कहते हैं, ये टूरिज्म है, टूरिज्म नहीं, वो उसको आइडल वगैरह, उसमें हाँ लोगों को जॉब्स जो है वो इंशाल्लाह क्रिएट किए जाएंगे। और इंशाल्लाह ताला कोशिश ये है हमारे प्राइम मिनिस्टर की कि आज़ाद कश्मीर को फंडिंग की जाएगी, और फंडिंग के साथ साथ लोगों के जो रोज़गार है उनको उनमें लोगों की मदद की जाए ताकि वो अपने पाँव पे खड़े हो जाए, जैसे कि पाकिस्तान में अभी शुरू किया है। जैसे हाउसिंग स्कीमें शुरू हो गई हैं, गवर्नमेंट उनको कर्जा दे रही है, इसी तरह के प्रोग्राम इंशाल्लाह आज़ाद कश्मीर में आएंगे। और जब ये आप हाउसिंग स्कीमें या हाउसिंग के प्रोजेक्ट शुरू करेंगे तो उसमें ये होगा कि लोगों को जब कर्जे मिलेंगे वहाँ रोज़गार, लोगों को रोज़गार मिलेगा, रोज़गार क्रिएट किया जाएगा। बिल्कुल सही है। लोगों को वहाँ काम वाम मिलेंगे, तो इंशाल्लाह कोशिश ये होगी। बिल्कुल सही। अमीन चुगताई साहब आपका, डॉक्टर कलीम साहब आपका बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा और ज़रूरती समर की है कि आने वाले इंतखाबात में हुकूमत जिसकी भी हो, ज़रूरती समर की है कि आज़ाद कश्मीर में रोज़गार के मौके पैदा किए जाएँ और प्राइवेट सेक्टर को डिवेल्प किया जाए ताकि नौजवान ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार भी हासिल कर सकें और आज़ाद कश्मीर तामीर और तरक्की के लिहाज से मॉडल स्टेट बन सके। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।